सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जब भी कोई चुनाव का परिणाम आता है, तो एक धुंध फैल जाता है माहौल में और 2-3 दिन में, 2-4 दिन में वो धुंध बैठता है। तो शायद फिर उसके बाद सामने की तस्वीर ज़्यादा साफ नज़र आती है। महाराष्ट्र या बीएमसी के जो चुनाव और दूसरे जो नगर निकाय चुनाव हैं, उनका भी एक तरह से धुंध अब बैठ रहा है और उस धुंध के छँटने के बाद बहुत कुछ नज़र आ रहा है। उसमें एक जो चीज़ नज़र आने वाली है वो है ओवैसी साहब की पार्टी एआईएम का जो परिणाम आया है उसमें उनकी जो हिस्सेदारी है, खासकर बीएमसी में 8 सीटें जीतकर वो अब शिवसेना के लीगेसी परिवार राज ठाकरे की पार्टी से ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 126 पार्षद जिताकर उन्होंने एक तरह से अपनी ताकत बता दी है। खासकर यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर जैसी जगह पे जहाँ 35 के आसपास पार्षद जीतने में कामयाब रहे हैं। इस पूरे विषय को इस तरह से समझने की कोशिश की जाए कि क्या मुसलमानों के बीच में एक खास तरह की लीडरशिप उभर रही है? क्या मुसलमान सामान्य तौर पे पारंपरिक सेकुलर पार्टियों से उनका मोह भंग हो रहा है? और क्या मुसलमानों को अब ये लगने लगा है कि इस देश में संविधान बचाना और सेकुलरिज्म को बचाने की का जो ठेका उन्होंने ले रखा था, यह एक तरह से उनके जो कंधों पे भार डाल दिया गया था, उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। इन सारे विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम विषयों के जानकार और इस्लामिक मामलों के जानकार यूनुस मोहानी साहब हैं। मोहानी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोहानी साहब, यहीं से बात शुरू करें। मुझे लगता है कि हमने जहाँ से जो हमारा प्रस्थान बिंदु है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सामान्य मुस्लिम मनोविज्ञान को किस तरह से समझ रहे हैं आप? देखिए, एक लंबी कोशिश भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से जिस तरह का सत्ता में बने रहने की जो कोशिश है और उसके साथ में जिस तरह के तिक्रम चल रहे हैं, चाहे वो नफ़रतों का फ़रोग़ हो, तरह-तरह की चीज़ें, बुलडोज़र एक्शन हो, इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही हैं और उस पर जो विपक्ष है, जिस पर अब तक ये आरोप लगता रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ हों, कहीं आरजेडी हो, कहीं समाजवादी पार्टी हो, कहीं पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी हो, तृणमूल हो, कोई भी इस तरह की तमाम से दल हैं। इन सब पर एक ये आरोप है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन आपने अभी जो बात कही कि एक चुनाव के बाद जो धुंध होती है, यकीनन जब कोई कारवां गुज़रता है, तो जो धूल होती है, वो कारवां गुज़र जाने के काफ़ी देर तक उड़ती रहती है और कुछ रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन जब वो धुंध बैठती है, तो बहुत कुछ साफ दिखता है और उसके बाद हम ये तय कर पाते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था। शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। भारतीय मुस्लिम राजनीति का ये एक नया पड़ाव भी है और ये खतरनाक भी है। मैं दोनों बातें कहूँगा। जहाँ एक तरफ मुसलमान ये जो छद्म सेकुलरिज़्म था, आप या ये इसको कहें कि भ्रमात्मक सेकुलरिज़्म था या यूँ कहें कि अर्ध सेकुलरिज़्म की जो परिभाषा गढ़ी गई थी, इसको अब समझने लगा है और उसको अब ये लगने लगा है कि इन्हें वोट देने से क्या ही फ़ायदा है। अगर हम इन्हें वोट दे भी देंगे, तो बिकने वाले भी तो यही हैं। हुँ, हुँ, आप बड़ी कहीं बात भी है। देखें कि विपक्ष को बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमानों ने वोट किया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दें और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जिसे उन्होंने वोट दिया है, वो खुद जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और उसके समर्थन से कहीं सरकारें बचती हैं और कहीं बनती हैं। तो जब इस तरह का माहौल हो, तब फिर वो एक विकल्प की तरफ बढ़ जाता है और इस वक़्त असदुद्दीन ओवैसी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो उधर बहाव है क्योंकि देखिए नफ़रत के सामने नफ़रत ज़रूर खड़ी होती है। आप इसे नहीं रोक सकते। यही रोकने का काम सत्ता का है। अगर देश को बचाना है, तो नफ़रत को रोकना होगा क्योंकि एक तरफ़ा नफ़रत नहीं होती कहीं भी। जब नफ़रत बढ़ती है, तो उसके सामने ज़रूर कहीं न कहीं नफ़रत खड़ी होती है और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उस नफ़रत का भी ये थोड़ा बहुत परिणाम जब तो 2 बिंदु खिंच जाते हैं कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो दोनों अपने-अपने पोल की तरफ खींचेंगे।
नहीं ये ठीक है, अभी मुमकिन ही तो नहीं है। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ओवैसी को जैसे सामान्य तौर पे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है कि उसको वोट कटुआ या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे देखते हैं। सामान्य तौर पे देश में बहुत से लोग हैं, कौन बी टीम है ये तो या तो उस स्वयं पता है जो बी टीम में खेल रहे हैं, और या तो ऊपर वाला जानता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप मुसलमानों के मनोविज्ञान को समझने वाले व्यक्ति हैं। क्या ये जो बी टीम होने का या वोट कटुआ होने का जो एक ठप्पा था ओवैसी के ऊपर, क्या वो धुलने लगा है? क्या वो कुछ साफ होने लगा? या किसको ऐसे देखें कि चूंकि मुसलमान लगातार इन सेक्युलर पार्टियों को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, तो एक थकान की वजह से निकली हुई बात है? मुसलमान थक गया है? नहीं, मुसलमान समझदार हुआ है, मैं ये कहूँ। हुँ, मुसलमान समझदार हुआ। ये जो हुँ, बी टीम है या वोट कटवा है, हम ओवैसी को ही ये क्यों कहते हैं? दूसरों के चबाए हुए निवाले हम कब तक निकलेंगे? अब ये बात समझ में आने लगी है मुसलमानों को। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, वो यकीनन चुनाव लड़ेगी। ये तय करना हमारा और आपका काम है कि हम उसे वोट देंगे या नहीं देंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि फलाँ पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? जहाँ देश में हज़ारों दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिनका कहीं कोई वजूद भी नहीं है और वो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स उसमें भी नहीं आते हैं। जब वो हुँ, चुनाव लड़ते हैं तब आपको उसमें आपत्ति नहीं है। उलमा काउंसिल चुनाव लड़ती है तो आप उसे वोट कटवा नहीं कहते हैं। हुँ, तो आईएमएम अगर चुनाव लड़ जाती है तो वोट कटवा कैसे हो सकती है? हुँ, बी टीम कैसे हो सकती है? और वो फिर जब वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर दल हैं उनके पास जाते हैं कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, तो कोई बहुत हाई-फाई डिमांड नहीं होती है उनकी। वो ये नहीं कह रहे होते हैं कि हमें हमारी तादाद के हिसाब से बँटवारा दे दीजिए। 6 सीटें बिहार में अगर वो माँगते हैं, तो उन्हें 6 सीटें नहीं दी जाती हैं। हुँ, हुँ, और फिर आप ये कहें कि 25 सीटें ओवैसी ने हरवा दी, तो ये तो एक गलत बात है। ये तो एक गलत धारणा है। दरअसल विपक्ष खुद हताश है। विपक्ष की जो राजनीति है, वो समाप्ति की कगार पर है क्योंकि हताशा में की गई राजनीति का सफल होना संभव नहीं है। और ये बात अब सबको समझ में आने लगी है। कम से कम ओवैसी एक सकारात्मक राजनीति तो कर रहे हैं। कम से कम वो सामने आकर एक बात कह तो रहे हैं। अभी जब देश की बात आती है तब ओवैसी के जब बयानात आते हैं, तो वही जो लोग जो कल गालियाँ दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, वो ओवैसी के समर्थन में खड़े दिखाई देते। अगर कोई एक ऐसा नेता है, पढ़ा-लिखा नेता है, अपनी बात कह रहा है, तो उससे गठबंधन में डर कैसा? ये डर इस बात का है कि कहीं जिसका आप सो कॉल्ड तुष्टीकरण कर रहे थे, कहीं वो अपना हक समझने ना लगे। और वो आपसे दूर होकर कहीं अपनी पॉलिटिकल क़यादत के पीछे ना खड़ा हो जाए और आपकी मनोनीत की गई जो क़यादत है उसके साथ ना खड़ा हो। बड़ा हास्यास्पद बयान था इमरान प्रतापगढ़ी का, इसी बीएमसी चुनाव के अंदर। जब वो कह रहे होते हैं कि ओवैसी यहाँ हराने चले आते हैं और वो टी राजा को नहीं रोकते हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति अगर उनसे ये सवाल कर ले कि टी राजा को रोकने की ज़िम्मेदारी तेलंगाना सरकार की है, जो कि कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी की ज़िम्मेदारी कैसे हो गई? अगर उसके नफ़रती बोल को कांग्रेस की सरकार नहीं काबू कर सकती है, तो फिर आप कैसे ये कहेंगे कि नहीं साहब, हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, भई आपको स्टैंड लेना है ना, तो फिर स्टैंड लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो जाइए, हम ये कहते हैं आप न्याय के साथ खड़े हो जाइए। अगर हिंदुओं का हक है तो उसे दिया जाना चाहिए, अगर सिखों का हक है तो उसे दे दिया जाना चाहिए। क्रिश्चियंस का हक है तो उसे दिया जाना चाहिए। सत्ता का काम है न्याय के साथ खड़ा होना। आप यही तो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि न्याय नहीं हो रहा। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल तोड़ दिया गया है और अपने हिसाब से न्याय किया जा रहा है। तो जब यही आरोप आप लगा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? तो जब मनोनीत नेताओं से अब मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। अब वो मनोनीत नेता नहीं चाहते हैं।
अब वो चुने हुए नेता चाहते हैं। वो जो स्वयं वोट देके जिन्हें नेता बनाए, अब वो नेता चाहते हैं जो उनकी आवाज़ उठा सकें, उनके लिए बोल सकें। हाँ, हो सकता है कि इस चुनाव में कई बार गलतियाँ होंगी, कोई नई चीज़ शुरुआत होती है, यकीनन गलतियाँ होंगी, लेकिन वो गलती आगे चल के सुधार बन सकती है। विपक्ष ने वो मौका खो दिया है, विपक्ष के पास बड़ा मौका आया था। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं 2022 का, तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका होता है 20% मुसलमानों को साध लेने का। कांग्रेस अपने 2.5% वोट बैंक को फौरन बदल सकती थी 32% वोट बैंक, लेकिन उसके लिए उसे काम करना था। वो मैदान में नहीं दिखती है। अखिलेश यादव से लोग हताश हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी घर में बैठ चुकी है। ऐसे में मुसलमान क्या उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प देखते हैं तो फिर क्या है? या तो उनके पास 2 ही चॉइस है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले चले जाएँ या फिर अपने विकल्प के साथ खड़े हो जाएँ और कम से कम ये चेता तो दें कि आप हमें बेवकूफ़ बना के हमारा वोट अब नहीं ले सकते। हम वोट बैंक नहीं हैं। हम ईमानदार चुनाव के हक में हैं, ईमानदार आप प्रत्याशी दीजिए। ये कैसे संभव होगा कि मुरादाबाद में जहाँ हम चुनाव जीत सकते हैं, आप हमें टिकट नहीं देंगे और वहाँ किसी और को टिकट देके चुनाव जिता दें। ये संभव नहीं है अब और जो कुछ हो रहा है, शायद इसकी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। ये देखिए जेन ज़ी का दौर है, यहाँ जज़्बात हैं, यहाँ चीज़ों को, अधिकारों को लेने की ललक है और अगर इसमें नफ़रत शामिल हुई तो यकीनन नुकसान होगा। तो हमारा आपका काम है कि इस नफ़रत को रोकते हुए, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, उन सब का ये काम होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति पर खाली आरोप लगाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको ज़मीन पर सही काम करना होगा। ओवैसी को अपने साथ लेने में आपको दिक्कत किस बात की है? आप उसे बी टीम कैसे कहते हैं? आप अपने आप को ए टीम क्यों नहीं कहते? मुसलमान इतनी ताकत देगा ओवैसी को कि ओवैसी जो है के साथ जो अस्पृश्यों वाला व्यवहार हो रहा है, अनटचेबल है ओवैसी। क्या मुसलमानों की ताकत से वो मेन स्ट्रीम के पार्ट हो पाएँगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि सामान्य तौर पे ऐसा अब मुसलमान कहने लगा है, खासकर मैं आज़म खान से शुरू करूँ, ऐसे देश में तमाम पिछले 5-10 सालों में ऐसे तमाम वाक़ये आए, जब इन सेकुलर नेताओं ने मुसलमानों के साथ खड़े होने की जगह अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जाना पसंद किया। और उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसी पार्टी है और उसका नेतृत्व है, जो अब मुसलमान शब्द की जगह पे अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग करता है। उसके पूरे के पूरे राइटिंग्स में मुसलमान शब्द ही गायब है शब्दकोश से। और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमान के नाम पे बनी है। मुसलमान भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इस देश का जो तमाम पॉलिटिकल हिस्सा है, खासकर विपक्ष में खड़ा हुआ वो भी कह रहा है नहीं साहब ये तो भाजपा की बी टीम है। मुसलमान इतनी ताकत देगा कि वो उस अनटचेबल स्थिति से बाहर निकल सके मोहन साहब? ओवर टू देखिए यू। एक चीज़ बताऊँ बँटवारे के बाद से मुस्लिम लीग की जो छवि थी, भारत का मुसलमान उसे वापस नहीं आने देने के पक्ष में कभी नहीं रहा है। भारत का मुसलमान मुस्लिम लीग को भारत के बँटवारे का मुजरिम मानता रहा और ये मानता रहा कि इस देश में कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी करने का मतलब है कि एक बार फिर हमें उसी नहज पर जाके खड़ा कर देना। और यही वजह है कि ओवैसी को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही। क्योंकि देश के प्रति जो मुसलमानों के अंदर जो भावना है, वो एक अलग भावना है और उन्हें मालूम है कि 80 और 20 की लड़ाई है लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र में ये लड़ाई 80 और 20 की बनेगी, जिसमें 20 का जीत पाना कभी संभव नहीं होगा। तो किसी एक धर्म के नाम पर
किसी पार्टी का उद्भव हो और उससे ये माना जाए कि वो किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो जाएँगे, तो ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसमें ये मुमकिन नहीं है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मोहनी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि राजभर समाज की अपनी पार्टी है, निषाद समाज की अपनी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल और माने पटेलों की भी अपनी पार्टी है। हर समाज का अपना दल है। हुँ। फिर मुसलमानों की एक पार्टी देश में हो देखिए जाए, बस बस क्या यही यही इतना हम ये जो स्वस्थ नहीं हैं। ये देखिए बस यहीं पे ये जो विपक्ष है वो ओवैसी को अपने साथ सिर्फ़ इसीलिए नहीं लेना चाहता। ये जो पॉइंट है कि राजभर अगर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो वो कई विधायक जिता लेते हैं और वो एस्टेब्लिश्ड एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाते हैं। अगर संजय निषाद अगर कहीं गठबंधन कर लेते हैं, तो वो एक एस्टेब्लिश हो जाते हैं और अपने समाज का नेतृत्व करते हैं। उसकी बात करते हैं, उसके लिए आरक्षण माँगते हैं, उसके लिए जो भी चाहते हैं वो माँगते हैं, एक एमएलसी माँगते हैं, राज्यसभा माँगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देश में जो कहा जाता है 14% या जो भी है, जो भी परसेंटेज है 13%, 10% आप जो भी मानते हैं, वो परसेंटेज कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ ना खड़ी हो जाए। और कहीं ये मजबूरी ना बन जाए कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो ओवैसी का समर्थन ज़रूरी है। या किसी भी दल को कहीं सरकार बनानी है तो ओवैसी का समर्थन ज़रूरी है और ओवैसी कहीं ये डिमांड ना कर दें कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए या हमें इतना मंत्रालय चाहिए या हमें अपनी पॉलिसीज़ में ये पॉलिसीज़ के अंदर हमें दखल चाहिए। आप ये राइट नहीं देना चाहते हैं, आप ये ताकत नहीं देना चाहते हैं, आप मुसलमानों को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि आपको हम अपने बगल में खड़ा करके फ़ोटो खिंचा लेंगे, अवतार में आपकी जैसी टोपी लगा के, एक चेकदार अंगोछा ओढ़ के आपके साथ बैठ के खजूर खा लेंगे और इससे आप खुश रहिए। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब लोगों की आँखें खुलने लगी हैं और ओवैसी को भी मुझे लगता है कि ओवैसी को भी अपनी राजनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगर संभव हो तो उन्हें अपने दल का नाम बदलना चाहिए। कम से कम दल का नाम तो भारतीय जैसा लगे। कम से कम आम भारतीय मुसलमान वो नाम पूरा ले तो सके। मुझे लगता है, मुझे स्वयं लगता है कि इतना बड़ा नाम मजलिसुल मुस्लिमीन इस तरह की ना एक भारतीय परिवेश में जिस तरह लोग रहते हैं, एक वैसा सेकुलर नाम होना चाहिए और उनको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। ठीक बात है, बहुत वो बड़ी अपनी बात अगर आप। बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें अपनी बात करनी चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात और अच्छे तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें और मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि हमें जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ एक एकला चलो की राजनीति संभव नहीं ठीक बात है। और सुर भी अ, बदलने होंगे और मुझे लगता है कि नफ़रत से शायद काम नहीं चले। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आज़ादी के 73 साल बीत गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश में शासन करती है, वो सीना ठोक के कहती है कि हमने मुसलमानों को इस देश की राजनीति में या मुस्लिम वोटों को इर्रेलेवेंट कर दिया है, उसकी सफलता है ये। और मुसलमान अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए क्या करेगा, ये महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि राजनीति में यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि कभी कोई इर्रेलेवेंट होता है, कभी कोई इर्रेलेवेंट होता है। तो ये भी सच बात है, इस देश में बहुत लंबे समय तक मुसलमानों का वोट बहुत रेलेवेंट रहा है। क्या इस रेलेवेंसी को ओवैसी अपने पॉलिटिकल एक्शन से भर पाएँगे? इन्हीं सारी बातों के साथ आज यूनुस मोहानी ने हमें जॉइन किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मोहानी साहब, आपने हमें जॉइन किया। तो जागरी के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एक अंतराल के लिए हम रुकते हैं, अगली बार किसी और विषय पे बात करने के लिए हाज़िर होंगे। नमस्कार।